हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम अपने 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भू संसाधन एवं कृषि। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो बुक है वो 12th की है और 12th की सेकेंड बुक ज्योग्राफी से ये चैप्टर लिया गया है। आइए हम इस चैप्टर का आगे अध्ययन करते हैं। आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि भू संसाधन एवं कृषि होता क्या है। भू संसाधन यानी भूमि और कृषि यानी जो कि खेती जो की जाती है उन्हें कृषि कहते हैं। आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला है कि भू राजस्व विभाग, ये एक नाम है विभाग का, भू राजस्व विभाग है, जो कि भू उपयोग यानी भू का जो जमीन जो होती है, जो भूमि होती है हमारी, उसका जो उपयोग है ना, उससे ना संबंधित अभिलेख यही रखता है। यानी जो भू उपयोग होते हैं जैसे कि कृषि में होता है, फिर वन के अधीन क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को जो सीमांकन करता है वो भू राजस्व विभाग करता है। एक है हमारा प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जो जानकारी देता है। यानी अब जैसे कि ये मान लिया जाए एक क्षेत्र जो कि भू राजस्व विभाग ने इसे वन क्षेत्र के अधीन कर दिया। अब वन क्षेत्र के अधीन तो कर दिया, लेकिन सारे जगह पे वन थोड़ा ना होंगे। कुछ जगह पे जैसे यहाँ पे वन हुआ तो ये वन के अधीन क्षेत्र तो कहलाए, लेकिन ये वन तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो सर्वेक्षण यानी ये जो सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो पूरा सटीक जानकारी देता है। वो बोलता है कि इतने क्षेत्र में हमारी जो है वो वन पाए जाते हैं। आइए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं कि भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच में। जो भू राजस्व विभाग है वो रिपोर्टिंग के पर ना आधारित होते हैं। रिपोर्टिंग यानी ये रिपोर्ट एक देते हैं कि इतने दूर में, मतलब इतने दूर में पूरे वन हमारे हैं फैले हुए हैं, भले ही वहाँ पे पूरा वन हो या ना हो। ये सर्वेक्षण जो मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो होते हैं वो सटीक जानकारी देते हैं जो कि सर्वेक्षण पर आधारित होता है। यहाँ पे रिपोर्टिंग पर आधारित थे और यहाँ पे सर्वेक्षण पे आधारित होते हैं। और ये विभाग जो होते हैं वो स्थायी क्षेत्र यानी वो उतना ही बताते हैं जितना कि क्षेत्र वो होता है, लेकिन इसमें क्षेत्र ज़्यादा या कम हो सकता है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफलों के अनुसार रिपोर्टिंग पर जो आधारित तो होती है और ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि कुछ भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर आधारित होते हैं, यानी कुछ ही होते हैं ये, और जो कि स्थायी होते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि भू उपयोग के वर्गीकरण, यानी जो भूमि है उसके जो प्रयोग में लाए जाते हैं, किस काम के प्रयोग में लाए जाते हैं, उसका जो वर्गीकरण हम करते हैं। और ये कौन करता है हमारा, तो वो करता है भू राजस्व विभाग। ठीक है, वो करता है। और इसमें जो है, इसमें बांटे गए हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आधार पे ये बांटे गए हैं। ठीक है, तो एक होता है वनों के अधीन क्षेत्र। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वनों के, ये बता देते हैं कि इतने क्षेत्र पे ये वनों के अधीन है, यानी ये यहाँ पे वन पाए जाते हैं, भले ही वहाँ पे पूरे में वन हो या ना हो, तो ये वनों के अधीन क्षेत्र कहलाते हैं। एक दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त क्षेत्र। गैर कृषि क्या कार्य होता है, यानी गैर प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य के अलावा और कौन से होते हैं, तो द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं और चतुर्थक भी होते हैं। तो वो जो होते हैं, जैसे कि द्वितीय में क्या होता है, विनिर्माण होता है। ठीक है, विनिर्माण होता है, फिर उद्योग होते हैं, सड़कें होते हैं। तो ये सब जितने भी काम होते हैं ना, इमारत बनाने का, ये सब आते हैं गैर कृषि प्रयुक्त में, क्योंकि यहाँ पे फसल तो उगाई नहीं जाती, तो ये होते हैं गैर कृषि प्रयुक्त क्षेत्र। ठीक है, इसमें भूमि का उपयोग रहने के लिए अथवा उद्योग और सड़कों के लिए आदि के लिए किया जाता है। जो हमारा तीसरा प्रकार का है वो है बंजर वो व्यर्थ भूमि। बंजर भूमि क्या होता है, बंजर भूमि वही होता है ना जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, और जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती तो वो होते कौन से, वो होते हैं पहाड़ी इलाके और एक मरुस्थल। अब जैसे पहाड़ी इलाकों पे जो खेती की जाती है वो कैसे की जाती है, सीढ़ी नुमा ही की जाती है ना, लेकिन मतलब अब आसानी से तो की नहीं जा सकती। तो वहीं पे अब मरुस्थल हमारा लगभग शुष्क इलाका होता है, तो वहाँ पे भी खेती नहीं की जा सकती, तो उन्हें बंजर वो व्यर्थ भूमि कहते हैं। एक होता है स्थायी चारगाह क्षेत्र। स्थायी चारगाह क्षेत्र यानी चारगाह जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे जैसे कि जहाँ पे मवेशियों को खाना खिलाते हैं हम, उन्हें चारगाह कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये ग्राम पंचायत के अधीन होते हैं। ग्राम पंचायत यानी किसी गांव की जो पंचायत होती है उसके अधीन होते हैं ये। और ये ज़्यादातर
ये ज़्यादातर क्या है, ये साझा भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साझा भूमि किसे कहते हैं, जहाँ पे भूमि का स्वामित्व ना पूरे समूह को पूरे अधिकार हो कि वहाँ पे वो चारागाह पे, जैसे कि ये चारागाह मान लिया जाए, तो वो पूरी जितने भी उस गांव में रह रहे हैं, जितने भी समूह हैं, वो सब यहाँ पे अपनी मवेशियों को चारा खिला सकते हैं। ठीक है। जो हमारे 5वें प्रकार आगा है वो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या कहलाता है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वही कहलाता है कि जो कृषि के योग्य है लेकिन वो व्यर्थ पड़ी हुई है। और व्यर्थ कब से पड़ी हुई है? 5 वर्ष या इससे ज़्यादा। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कि छठा क्या है। छठा ये है हमारा कि वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? प्रतिभूमि उसे कहते हैं जब हम एक भूमि को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसे प्रतिभूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि उसे कहते हैं जो कि हम 1 वर्ष या इससे कम के लिए जब हम किसी भूमि को बिना किसी कृषि के यानी छोड़ देते हैं तो उन्हें वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। जो हमारा सातवां है पुरातन प्रतिभूमि। ठीक है। पुरातन प्रतिभूमि यानी पुराना प्रतिभूमि, ऐसे हो सकता है ना। तो पुरातन प्रतिभूमि होता क्या है? वो होता है कि 5 वर्ष से कम होते हैं वो, 5 वर्ष से कम किसी भी क्षेत्र को 5 वर्ष से कम, लेकिन वो 1 वर्ष से अधिक जब छोड़ दिया जाए ना, जब खाली छोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि। अब अगर इन्हें 5 वर्ष से ज़्यादा छोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि निवल बोया गया क्षेत्र क्या कहते हैं। तो निवल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है शुद्ध। अब शुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का डस्ट ना हो, उसे शुद्ध कहते हैं ना। तो निवल बोया गया क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहाँ पे फसलें उगाई तथा काटी जाती है। ठीक है। अब एक जो हमारा 9वें प्रकार का है वो है उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र होते हैं। ठीक है। अब उपवन होते क्या हैं? उपवन वही होते हैं जहाँ पे फलदार वृक्ष जो होते हैं ना, फलदार जो कि फल देते हैं, जैसे आम के होते हैं, अंगूर के होते हैं आदि के। अब हम आगे के पेज में अध्ययन करते हैं ना। अब हम पढ़ते हैं कि जो भारत में है वो भू उपयोग यानी जो भूमि होती है उसके उपयोग के परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले जो अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन क्या है? अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था वही होती है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में समझा जाता है। इसे वस्तुओं तथा सेवाओं के संदर्भ में समझा जाता है। सेवाएं क्या होती है हमारी? वो होती है कि डॉक्टर की सेवाएं होती है, वकील की सेवाएं होती है, और भी इंजीनियर की सेवाएं होती है, और मोची भी जो छोटे से छोटे बड़े से बड़े हो सकता है। और वस्तु की सेवाएं जैसे कि आप कोई चीज़ लेने जाते हो या नमक लेने जाओगे या कोई बिस्किट्स लेने जाओगे, तो वो सब होते हैं वस्तुएं। अब इसके संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था इसी के संदर्भ में समझा जाता है। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से परिवर्तन डालता है। एक अर्थव्यवस्था का आकार। अब अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही वस्तुओं और सेवाओं का जो है उत्पादन और बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उससे भूमि पे दबाव बढ़ेगा। जैसे कि अब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो खाना ज़्यादा मांगेगी, यानी खाद्य की आपूर्ति ज़्यादा की जानी चाहिए, लेकिन उन्हें रहने के लिए भी तो स्थान चाहिए, तो इसीलिए भूमि पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि भूमि तो हमारी सीमित है। अब है हमारा कि समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। संरचना अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं? तो एक होता है अर्थव्यवस्था का ना जो संरचना होती है वो होती है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक जो होती है ना, वो होती हैं अर्थव्यवस्था की संरचनाएं होती हैं। तो जो है इनके संरचना में बदलाव क्या आया है? तो इनके संरचना में जो बदलाव आया है वो ये आया है कि प्राथमिक क्षेत्र पे पहले आप जानते हो कि पहले लोग ना ज़्यादातर निर्भर इसी क्षेत्र पे थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जाने लगे हैं। क्यों जाने लगे हैं? क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा आय मिलता है, कम काम करना पड़ता है, कम मेहनत पे ज़्यादा उन्हें आय की प्राप्ति होती है। तो ये जो होता है समय के साथ प्राथमिक सेक्टर से परिवर्तित होकर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जा रहे हैं। इससे कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य में बदला जा रहा है, यानी कृषि जो भूमि है, अब जैसे कि कृषि भूमि, अब जैसे कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जाएंगे तो हमें भूमि की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हम अगर तृतीय क्षेत्र में जाते हैं तो गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने के लिए हमें सड़क चाहिए। सड़क हम कहाँ से बनाएंगे? जो कृषि योग्य
जो भूमि है उन्हीं को हम परिवर्तित करके सड़क बनाएंगे ना। तो यही है कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। फिर है हमारा कि समय के अनुसार कृषि के क्रियाकलापों, मतलब कृषि की जो क्रियाकलाप है ना वो समय के साथ अर्थव्यवस्था में ना कम योगदान दे रही है। कम योगदान का ये मतलब नहीं कि इसकी हमें ज़रूरत कम पड़ती जाती है, ज़रूरत तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो है ना कृषि में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कम कार्य करना चाहते हैं। तो इससे हमारी जो ज़रूरत तो हमारी बढ़ेगी, तो हम कम क्षेत्र पे अब हम ज़्यादा गहन कृषि करते हैं, जिससे हमारी जो भूमि है वो खराब हो जाती है। तो इसके जो कारण है वो देखो, वो है कि निर्भर व्यक्तियों का अनुपात कम होना। अब जो निर्भर व्यक्ति है उसका ना अनुपात कम हो गया। अब लगभग सब कमाने खाने लगे हैं। तो जो निर्भर व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके घर में भी कई होंगे कि 2-3 कमाते होंगे और बाकी सब खाते हैं, तो उन्हें कहते हैं निर्भर। तो निर्भर व्यक्तियों का जो अनुपात है वो कम होने लगा है, यानी सब अब काम करने लगे हैं। तो एक होता है कि जनसंख्या का कृषि सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर रहना। अब ये जो काम करने लगे हैं वो कृषि में ही थोड़ा ना काम करते हैं। अब ये जो है वो ज़्यादातर ना जनसंख्या कृषि सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर रहती है। वो कहाँ पे रहती है? वो ज़्यादातर रहती है गाँव में, ठीक है। अब गैर कृषि कार्य का क्षेत्र बढ़ता है। अब गैर कृषि कार्य का क्षेत्र कहाँ पे बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है शहर में, क्योंकि वहाँ पे कृषि तो की नहीं जाती है, वहाँ पे ज़्यादा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं। आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि साझा संपत्ति संसाधन के बारे में, ठीक है। अब इसको ना स्वामित्व के आधार पे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है निजी भू संपत्ति और एक है साझा भू संपत्ति। निजी भू संपत्ति से नाम से ही पता चलता है कि निजी यानी जो व्यक्तिगत होते हैं, तो इनका जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है, या निजी होता है, ठीक है। और जो साझा भू संपत्ति है उस पे जो है इस वर्ग की भूमि समुदाय के उपयोग के लिए होती है। यानी एक जो ज़मीन होती है वो कई लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। इस वर्ग की भूमि सामुदायिक उपयोग हेतु राज्य के स्वामित्व में रहती है, ठीक है, ये राज्य के स्वामित्व में रहती है। तो जो निजी भू स्वामित्व है वो क्या क्या है? वो है दफ्तर है, फिर धर्मशाला है, स्कूल है, कार्यालय है। अब दफ्तर यानी कई की फैक्ट्रियाँ हैं। अब कई की फैक्ट्री में आप देखते होंगे कि किसी के आपके पापा की भी फैक्ट्री हो सकती है, आपके चाचा की भी हो सकती है। फिर स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल हैं, उनके भी कोई भू स्वामी, मतलब उनके भी कोई स्वामित्व तो होंगे ही। तो वो मतलब आप समझ गए होंगे इसका निजी भू स्वामित्व का मतलब। अब है साझा भू संपत्ति। साझा भू संपत्ति में चारागाह आता है कि जहाँ पे एक क्षेत्र होता है वहाँ पे जो गांव के हैं वो सारे लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जंगल होता है, जंगल में भी हम पूरे गांव के लोग, अगर गांव का मान लिया जाए तो पूरे गांव के लोग जंगल पर अधिकार होता है। फिर लकड़ी वहाँ से वो सब ले आ सकते हैं, औषधि भी। और एक नोट है, नोट ये है कि इन भूमि को समुदाय प्रकृति संसाधन भी कहा जाता है। प्रकृति संसाधन जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त हो। आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि भारत में कृषि भू उपयोग, ठीक है। तो कृषि भू उपयोग किसे कहते हैं? जो कि भूमि का उपयोग है वो कृषि के रूप में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें फसल की गहनता जो है उसे हम निम्न प्रकार से मापी जाती है, ठीक है। अब कृषि गहनता में सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, उगाई गई है, यानी वहाँ पे बीज बोए गए हैं। और सकल बोया गया क्षेत्र यानी वहाँ पे जैसे कि एक खेत लिया जाए, तो ये खेत है तो इतने में मैंने बीज बोई और इसमें मैंने बीज नहीं बोए हैं अभी, लेकिन ये तो क्षेत्र तो हमारा है ही। तो सकल बोया गया क्षेत्र और अपॉन में निवल बोया गया क्षेत्र और इंटू 100 से हम जब कर देते हैं, मतलब तब हमारा जो आता है वो आता है कृषि गहनता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भू संसाधन एवं कृषि। अब इसको ना मतलब 2 प्रकार से बांटा गया है। तो एक कृषि फसल ऋतु, ठीक है, और एक है प्रमुख फसलें। अब कृषि फसल ऋतु, अब ये बांटा तो नहीं गया है, इनको 2 भागों में बांटा तो नहीं गया, लेकिन कृषि फसल ऋतु, अब फसल ऋतु के बारे में एक हम पढ़ेंगे इधर, और इधर पढ़ेंगे हम प्रमुख फसलें, ठीक है।
तो कृषि फसल ऋतु है एक रबी की फसल, एक खरीफ की, एक जायद की। जो रबी की फसल होती है हम इनका आगे अध्ययन करेंगे डीपली से, अभी हम पहले जान लेते हैं। और प्रमुख फसलें जो होती हैं वो खाद्यान्न फसलें होती हैं, जिसमें आते हैं चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि आते हैं। और एक होती हैं तिलहन की फसलें, यानी जो प्रमुख फसलें हैं वो है खाद्यान्न फसलें और तिलहन की फसलें। तिलहन में जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन